students. Welcome to Anand Sir English classes. Today we are going to study the chapter Poets and Pancakes by the Tamil writer Asoka Mitran. Now, it's a very long chapter, so we would have the video in two parts. We will begin with the first part. Now, we cannot call it a story, the whole description. Rather, it's a literary piece of the writer Asoka Mitran at Gemini Studios. He has written in a rambling way, switching from one topic to another. From examination point of view, the incidents are very important. So after listening the video, read the chapter carefully and try to comprehend with the video. Remember, shortcuts might result in your passing, but they will never help you fetch good marks. As I always say, we just help you to understand better. So please चैप्टर जरूर पढ़ें अपने से एक बार. हाँ, जब आप चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो वीडियो से कोशिश करिए समझने की. Now the whole thing has been taken from a book written by Asoka Mitran, जिस बुक का नाम है, टाइटल है My Years with Boss. Now the first description in the book. It is of the makeup department of Gemini Studios. So the makeup department was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stables. Gemini Studios, हर स्टूडियो में एक मेकअप डिपार्टमेंट का होना आवश्यक होता है, यहाँ पर भी था. एंड दिस मेकअप डिपार्टमेंट ये फर्स्ट फ्लोर पे था और ऐसा माना जाता था कि ये रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल हुआ करता था. किसी समय में घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था. थोड़ी सी जानकारी दे दे, ये वही रॉबर्ट क्लाइव है. was the first British governor of Bengal. He stayed for a very little time in South, especially in Madras. And he, along with Warren Hastings, they were responsible for the spread of East India Company. जब अंग्रेज भारत में अपने आप को स्थापित कर रहे थे, तो रॉबर्ट क्लाइव का भी उसमें थोड़ा बहुत योगदान था. और वो थोड़े ही समय में इतना ज्यादा काम किए मद्रास में कि he even married in St. Mary's Church in Fort St. George in Madras. Apart from acquiring a lot of property, बहुत संपत्ति बनाई, शादी तक भी मद्रास में ही किए. Now, how did the makeup room look or the makeup department look like? So the writer says the makeup room looked like a hair cutting salon. See, Asoka Mitran, the writer, says that the makeup department was a symbol of national integration. Why? Because it was headed by a Bengali, then a Maharashtrian, supported by an Andhra, followed by a Madras Indian Christian, an Anglo-Burmese, and of course the local Tamils were always there. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि मेकअप डिपार्टमेंट एक तरह से नेशनल इंटीग्रेशन या राष्ट्र एकता का प्रतीक था. क्यों? क्योंकि समय समय पर अलग अलग कास्ट, जाति, धर्म के लोगों ने मेकअप डिपार्टमेंट को लीड किया, उसका हेड किया. जैसे कि शुरुआत में एक बंगाली दादा थे, उनका सपोर्ट, उनको हेल्प करने के लिए एक आंध्रा वाला था, एंड देन आफ्टर दैट द मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एक फिर एंग्लो बर्मीज भी थे, और टामिल्स तो हमेशा थे. नाउ द मेकअप रूम लुक्ड लाइक अ हेयर कटिंग सैलून. व्हाई? बिकॉज ऑफ द नंबर्स ऑफ शाइनी लाइट्स एंड अराउंड हाफ अ डजन मिरर्स एट डिफरेंट एंगल्स. 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ सकता है वो क्यों एक हेयर कटिंग सैलून के जैसा दिखता था. बिकॉज ऑफ द लाइट, वेरियस लाइट्स शाइनिंग ऑल द टाइम, एंड ऑफ कोर्स द मिरर्स, जैसे आप सैलून में मिरर्स देखते हो एट डिफरेंट एंगल्स. नाउ देयर इज अ सेंस ऑफ ह्यूमर व्हेन द राइटर सेज दैट इन द मेकअप डिपार्टमेंट गुड लुकिंग पीपल वर मेड हिडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर विद द पैनकेक. They were made to look ugly so that they could look presentable on the screen. अब आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दे. मेकअप डिपार्टमेंट का काम सबको पता है, एक्टर एक्ट्रेसेस का मेकअप करना होता है. और जब आप मेकअप करते हो इनका, तो नजदीक से वो देखने में और भी बुरा लगते हैं, मगर स्क्रीन पर वो अच्छे दिखते हैं. इसीलिए द राइटर सेज दैट एक सटायर है इसमें कि लोगों को बुरा बनाया जाता था चेहरे से ताकि वो स्क्रीन पर अच्छे दिखे. दे वर मेड हिडियस क्रिम्सन, बुरा दिखने में लाल रंग का लेप लगा दिया जाता था. विद द पैनकेक, पैनकेक वो ब्रांड नेम है
मेकअप मटेरियल का जो उन दिनों यूज होता था, एंड दे वर मेड टू लुक अगली, कुरूप दिखते थे। क्यों? सो दैट दे कुड लुक प्रेजेंटेबल ऑन द स्क्रीन, ताकि पर्दे पे वो निखर कर आए, इसलिए। तो ये एक छोटी सी सेंस ऑफ ह्यूमर है राइटर का। नाउ द राइटर ऑल्सो सेज दैट द प्रॉपर हायरार्की वाज फॉलोड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। प्रॉपर हायरार्की, बड़े का बड़ा, उसके नीचे वाले को उसके नीचे वाला, ये हायरार्की होता है, वंशावली। कैसे? देखिए, द चीफ मेकअप मैन, जो हेड होते थे, चीफ, ही यूज्ड टू make up the chief actors and actress. His senior assistant, the second hero and heroine, the junior assistant, the main comedian, and so forth. तो जो हेड दादा होते थे मेकअप के, वो मेन पिक्चर के मेन एक्टर एक्ट्रेस का करते थे। जो उनके फर्स्ट असिस्टेंट होते थे, वो जूनियर असिस्टेंट जो होते, वो सेकंड हीरो हीरोइन के करते थे, और फिर उसके जूनियर वाले अन्य लोगों का करते थे। फॉर द क्राउड मेकअप, कभी कभी जैसे आपने रामायण महाभारत का सीरियल देखा होगा, तो बहुत सारे क्राउड मेकअप की जरूरत पड़ती है। सो फॉर द क्राउड मेकअप, पैनकेक वाज यूज्ड विथ अ नंबर ऑफ लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस, और एक बड़े से ड्रम में मिक्स किया जाता था, मिक्स्ड इन अ बिग ड्रम, एंड देन दे वर स्लैप्ड एंड स्लैम्ड ऑन द फेसेस ऑफ द आर्टिस्ट्स ऑफ द क्राउड। तो ये दैट्स अ सटायर ओवर हियर अगेन, एंड दिस वाज डन बाय ऑफिस बॉय। और ये जो क्राउड मेकअप का काम होता था ना, ये ऑफिस बॉय के जिम्मे में थी। नाउ दिस ऑफिस बॉय was in the makeup department, but he was not responsible for the makeup and all. He was not actually a boy, though he was called an office boy. He was in his early 40s, 40 के आसपास का था, and he had to come to the studio. He had actually come to the studio to become an actor or a top screenwriter, director or lyrics. हमें सबको ये बात पता है कि सब कोई मुंबई आते हैं एक सपना लेकर, सभी को हीरो बनना होता है। फिर जब वो हीरो नहीं बन पाते हैं, तो फिर अलग अलग क्षेत्र में अपने आप को आजमाते हैं। जैसे ये जो ऑफिस बॉय है, ये एक्चुअली आया था हीरो बनने, फिर सोचा स्क्रीन राइटर बन जाए, डायरेक्टर बन जाए, लिरिक्स बन जाए, या लिरिक्स राइटर बन जाए, और अंत में कुछ नहीं बना, तो मेकअप डिपार्टमेंट का ऑफिस बॉय बन गया। एंड दिस बॉय ऑलवेज केप्ट ऑन कंप्लेनिंग टू द राइटर दैट अ गुड लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग वेस्टेड। एक अच्छे टैलेंटेड लेखक का टैलेंट को यहाँ पर वेस्ट किया जा रहा है, बिकॉज ही न्यू पोएट्री अ लिटिल बिट। पोएट्री उसको आती थी, मगर कभी उसका यूज नहीं किया किसी ने जेमिनाई स्टूडियोज में। नाउ व्हाट वाज द जॉब ऑफ द राइटर एट द जेमिनाई स्टूडियोज? ये जो हमारे लेखक है मिस्टर अशोका मित्रन, ये क्या करते थे वहां पे? The writer had got a cubicle with 2 French windows. Cubicle एक छोटा सा रूम, 2 French windows, ऊपर से नीचे तक दीवार में कांच लगा रहता है। उसको आप खिड़की के रूप में यूज कर सकते हो, उसको आप दरवाजे के रूप में भी यूज कर सकते हो। Such thing is called French windows. And his job was to cut out newspaper clippings on a wide variety of subjects and store them in files. Basically, अशोक मित्रन का काम था अखबार से फिल्म से रिलेटेड सारे चीजों को कटिंग करना है और एक जगह इकट्ठा करना है। जैसे क्रॉनिकल्स होते होंगे स्कूल में, इकट्ठा करते हैं चीजों को। सो मेनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड, और उस जमाने में बहुत कुछ तो हाथ से भी लिखना पड़ता था रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। बट बाकी जो लोग स्टूडियो में थे, वो हमेशा देखते थे कि ये टेबल पे बैठ के कुछ काट रहे हैं, छाट रहे हैं, चिपका रहे हैं, तो सभी को ये लगता था कि ये तो कुछ काम ही नहीं करते हैं। Others in the studio saw him tearing up newspapers day in and day out and thought he was doing nothing. His boss, the owner of the Gemini studio, Mr. S.S. Vasan, he also thought the same. जब सभी को लगता था कि अशोक मित्रन कोई खास काम करते नहीं है, तो जेमिनाई स्टूडियो के जो फाउंडर थे, जो ओनर मालिक थे, एस.एस. वासन साहब, उनको भी यही लगता था कि वो कुछ खास काम करते नहीं है। इसीलिए कोई भी एक्स्ट्रा काम होता डिपार्टमेंट में या स्टूडियोज में, तो बिना हिचक कोई भी उस डिपार्टमेंट में आ सकता था और उनको वो एक्स्ट्रा काम दे सकता था। नाउ वी मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द डिस्क्रिप्शन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हिज नेम इज कोठामंगलम सुब्बू। ही वॉज द नंबर 2 एट जेमिनाई स्टूडियोज।
Now, question number 2 of your book, of your textbook, also asks the same question, that why he was considered the number 2. And mind you, the 6-mark question, the long answer question that you get, this description can also be a part of that long answer question or 6-mark question. So listen to it very properly and also read in the book after listening to the video. Now, Kotha Mangalam Subbu was considered number 2 in the Gemini studios because he was next in position to the boss. Boss के बाद वही आते थे studios में. People thought since he was a Brahmin, he got that advantage. जात पात कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता. लोगों को लगा ये ब्राह्मण है, उच्च जाति के है, इसीलिए वासन साहब के साथ ज्यादा पाए जाते हैं या इनको पसंद किया जाता है. But apart from that, he was witty. सिर्फ जाति ही नहीं, वो बहुत विटी भी थे, दिमाग रखते थे. His presence of mind was fabulous. किसी भी क्वेश्चन का आंसर जिस परिपक्वता से और जितनी जल्दी वो देते थे, that was fabulous. It was a masterpiece. इसीलिए लोग उनकी इज्जत करते थे, कद्र करते थे. He was so creative. बहुत creative minded थे. So creative that when people had no idea, he came up with 4. And when all the 4 ideas were rejected, he came up with 14 new ideas. Just imagine करिए, एक डिस्कशन में अगर कोई प्रॉब्लम का हल नहीं निकल रहा होता था, तो वो 4 नए हल लेकर आते, 4 नए आइडियाज, सॉल्यूशंस लेकर आते. और जब चारों रिजेक्ट हो जाता, तो he doesn't got dismayed और निराश नहीं होते, 14 और न्यू आइडियाज के साथ आते. And that is why he was considered the number 2. Apart from this, he had a separate identity as a poet, which he most of the time chose to address the masses. वो अपने आप में एक पोएट भी थे, कवि भी थे, और जनमानस के लिए, masses के लिए अक्सर पोयम लिखते थे. He was a very capable actor also. And though he played only subsidiary roles, second lead roles कह सकते हैं, play करते थे, but people said that he played much better than the main actors even. लोग उनकी तारीफ करते थे कि मेन हीरो से भी वो अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं. So that was his talent, and that is why he was close to the boss and number 2 in the Gemini studios. Now, character, little bit of characters, why he was a very gentleman also. To add to his character, he was very hospitable. मेहमानवाजी उनको बहुत पसंद थी. He was very hospitable. His house was a permanent residence for dozens of near and dear ones without even a thought that he was doing something great. उनके घर पे किसी भी वक्त दर्जनों लोग ठहरते थे. रहना, खाना, पीना सब होता है. जैसे मान लीजिए हम लोग भी किसी बाहर के शहर में जाते हैं तो क्या चाहते हैं? रहने का खर्च बच जाए. और कोठा मंगलम सुब्बू ऐसे लोगों के लिए एक वरदान थे. His house was always full of guests. And remember, he never thought even that he is doing something great. उनके मन में कभी ये नहीं होता था कि वो कोई बड़ा काम कर रहे हैं. And still he had enemies. और सोचिए, ऐसे व्यक्ति का भी कोई एनिमी हो सकता है. कौन था वो एनिमी? वो ऑफिस बॉय जो आया था पोएट बनने, मगर वो एक ऑफिस बॉय बन के रह गया. और वही उसको हमेशा ये लगता था कि उसके करियर को रोइन किया है अगर किसी ने, बर्बाद किया अगर किसी ने, तो वो कोठामंगलम सुब्बू. With this, we come to the end of the first part of the explanation. I hope you understood it. Thank you for watching the video.